प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है औद्योगिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र एवं प्रकृति। ये एमकॉम प्रीवियस ईएफएम के विद्यार्थियों के लिए है। पेपर है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स संख्या 104 और मैं डॉक्टर मनुष्यत पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, एसआरएलएस गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा, जयपुर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में अक्सर इस विषय पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसको समझने के लिए विभिन्न जो स्लाइड्स है उसमें समझाया गया है औद्योगिक अर्थशास्त्र का क्या अर्थ है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, कहां से हुई है, औद्योगिक अर्थशास्त्र का वर्णनात्मक पक्ष क्या है, औद्योगिक अर्थशास्त्र का निर्णय एवं व्यापारिक नीति पक्ष क्या है। वर्णनात्मक पक्ष में जो विभिन्न जो उद्योग हैं उससे संबंधित औद्योगिक वातावरण को की व्याख्या की गई है, जबकि इसमें जो निर्णय से संबंधित विश्लेषण है उनसे संबंधित तत्वों को लिया गया है। क्षेत्र एवं प्रकृति का वर्णन करते समय इसके अलावा इस लेक्चर में सीमित साधन तथा उनके वैकल्पिक प्रयोग और उनके द्वारा अधिकतम संतुष्टि जो प्राप्त करने का लक्ष्य है, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो उत्पादनकर्ता हो, चाहे वो सरकार हो, इसको भी क्षेत्र एवं प्रकृति के अंतर्गत लिया गया है। इसके अलावा औद्योगिक अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र के समान होते हुए भी उससे किस प्रकार से भिन्न है, इस बिंदु को भी लिया गया है। साथ ही औद्योगिक अर्थशास्त्र प्रबंध अर्थशास्त्र के समान होते हुए भी उससे किस प्रकार से भिन्न है, इन सभी बिंदुओं के आधार पर औद्योगिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र एवं प्रकृति का वर्णन जो आने वाली स्लाइड्स है उसमें किया गया है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं औद्योगिक अर्थशास्त्र क्या है। वैसे पहले वाला जो वीडियो आपने देखा होगा उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि औद्योगिक अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है, लेकिन पुनः दूसरे दृष्टिकोण से यहां पर इसको समझते हैं। औद्योगिक अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की एक विशेष शाखा है जिसका संबंध फर्म तथा उद्योगों की आर्थिक समस्याओं और समाज से उनके संबंध से संबंधित है। जितनी भी फर्म और उद्योग की आर्थिक समस्याएं हैं उनका समाधान किस प्रकार से किया जाए, उनसे संबंधित जितने प्रकार के तत्व हैं वो औद्योगिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अलावा समाज से जो संबंध है फर्म और उद्योगों का, उसका अध्ययन भी इसमें औद्योगिक अर्थशास्त्र में शामिल किया जाता है। तो औद्योगिक अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की एक विस्तृत शाखा है। इसको विभिन्न प्रकार के नामों से आर्थिक साहित्य में जाना जाता है। कुछ लोग इसको औद्योगिक संगठन कहते हैं, कुछ लोग इसको उद्योगों का अर्थशास्त्र कहते हैं, जबकि अन्य जगह इसको वाणिज्य तथा व्यावसायिक अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? अर्थशास्त्री पीडब्ल्यूएस एंड्रयूज ने सबसे पहले 1952 में ऑक्सफोर्ड से प्रकाशित अपने जर्नल में इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स शब्द का प्रयोग किया
और वहीं से धीरे धीरे ये शब्द प्रचलन में आया। धीरे धीरे अमेरिकी अर्थशास्त्रियों में इसका प्रयोग बढ़ने लगा तथा अन्य जो देश हैं वो भी इसके महत्व को समझकर इसका फायदा उठाने लगे। इसके क्षेत्र एवं प्रकृति को समझने के लिए जो प्रथम बिंदु है इसका वह औद्योगिक अर्थशास्त्र का वर्णनात्मक पक्ष। वर्णनात्मक पक्ष में जो औद्योगिक वातावरण से संबंधित जितने प्रकार के तत्व हैं उनकी सूचनाएं जो औद्योगिक प्रबंधक है उसको होती है और उसके द्वारा वो विश्लेषण करता है। इसमें उसको न केवल घरेलू औद्योगिक वातावरण की स्थिति का पता लगता है बल्कि अन्य देशों में औद्योगिक वातावरण किस प्रकार से है उसकी जानकारी भी उसको प्राप्त होती है वर्णनात्मक पक्ष के द्वारा। ये सूचनाएं निम्नलिखित हैं। सबसे प्रथम प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के बिना कोई भी उद्योग या फर्म अपना कार्य नहीं कर सकती है। प्राकृतिक संसाधन भौतिक साधन भी हो सकते हैं और मानवीय साधन भी हो सकते हैं। दोनों प्रकार के साधन जो हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और इनका सही प्रयोग भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और इनकी उपलब्धता जो है वो भी औद्योगिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही आती है। जैसे प्राकृतिक साधन है भूमि की उर्वरकता, वन संपदा, पशु संपदा, खनिज संपदा, शक्ति के साधन, देश का क्षेत्रफल, उसकी नदियां, जल साधन, ये सब सम्मिलित किए जाते हैं। और मानवीय साधन का उचित प्रयोग भी इसमें सम्मिलित होता है। अधिक जनसंख्या हो और उसका सही प्रयोग ना हो या उसका पूर्ण रूप से रोजगार उनको नहीं मिलता हो तो वो उद्योग उससे प्रभावित होते हैं। जैसे कई हमारे राज्य में इस समय प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता के कारण कई उद्योग जैसे सीमेंट उद्योग है, चीनी उद्योग है, वनस्पति जो बनाया जाता है, तेल बनाया जाता है उसका उद्योग है, पर्यटन उद्योग है, हैंडीक्राफ्ट है, टेक्सटाइल है राजस्थान में। इसके अलावा जो ज्वेलरी संबंधित उद्योग है वो धीरे धीरे पनप रहे हैं और बढ़ रहे हैं आगे। ये सब साधनों की उपलब्धता के वजह से है। इसके अलावा आधारभूत सुविधाएं, किसी भी देश में आधारभूत सुविधाओं का होना आवश्यक है। उसके बिना जो है वो उद्योग पनप नहीं सकते हैं और ये औद्योगिक अर्थशास्त्र का एक प्रकार से आधार है। इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सम्मिलित किया जाता है। यातायात की सुविधाएं किस प्रकार से है, सड़कों की सुविधाएं किस प्रकार से है, परिवहन की सुविधा किस प्रकार से है, संचार की सुविधा किस तरह की है, शक्ति के साधनों का विकास कितना है, शिक्षा है, चिकित्सा है, प्रशिक्षण अनुसंधान है, प्रशिक्षण व्यक्ति कितने हैं, मशीनों की मरम्मत की सुविधा किस प्रकार से है, बीमा और बैंकिंग सुविधाएं किस तरह की है। ये सब जो है वो औद्योगिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही वर्णनात्मक पक्ष में शामिल की जाती है। और जितनी ये सुविधाएं अधिक होगी उतना ही जो उद्योग पनपेंगे और औद्योगिक अर्थशास्त्र के द्वारा उसकी तकनीक के द्वारा उसके विश्लेषण के द्वारा अधिकतम लाभ जो है वो फर्म और उद्योगों को तथा समाज को
मिलेगा। इसके अलावा उपलब्ध उत्पादन के जो साधन हैं, श्रम, पूंजी, भूमि, साहस, संगठन, वो कितने हैं देश के लिए भी या फर्म के लिए भी या उद्योग के लिए भी। इसमें भी है कौन सा उद्योग की स्थापना की जा रही है। किसी उद्योग के लिए श्रम की ज्यादा जरूरत पड़ती है, किसी के लिए पूंजी की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। तो इन सभी साधनों की जानकारी होना आवश्यक है और इनका उपलब्धता किस किस लागत पर होगी उसको भी जानना आवश्यक है, जिससे कि डायरेक्ट जो कॉस्ट है वो कम हो और जो है लागतों पर नियंत्रण किया जा सके, जिससे उत्पादन अधिक से अधिक मात्रा में बिके। इसके अलावा प्रतिस्पर्धा की मात्रा कितनी है, जिस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है उससे संबंधित बाजार में कितनी प्रतिद्वंदी है, और सरकार की जो नीति है वो किस प्रकार से की है। सरकार की नीति उदार नीति है या किस प्रकार की है वो भी देखना पड़ता है। और सरकार ने विभिन्न प्रकार के जो कर लगा रखे हैं वस्तुओं पर, उसको भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये सब साधन जो है, ये सब सूचनाएं हैं जो कि एक औद्योगिक प्रबंधक को प्राप्त होनी आवश्यक है, जिसके आधार पर वो सही निर्णय, सही चुनाव कर सके। दूसरा इसके अंदर है औद्योगिक अर्थशास्त्र का निर्णय एवं व्यापारिक पक्ष। इसमें जितने प्रकार के विश्लेषण किए जाते हैं औद्योगिक अर्थशास्त्र के द्वारा, उसको सम्मिलित किया जाता है। इसमें निम्नलिखित है। पहला, बाजार विश्लेषण, क्योंकि बाजार आधार है, जो वस्तुएं जहां बिकनी है वो बाजार है, और बाजार के अंदर विक्रेता और क्रेता दोनों होते हैं। विक्रेताओं की कितनी संख्या है, क्रेता की क्या स्थिति है, इसका पूर्ण रूप से विश्लेषण विभिन्न प्रकार के जो आर्थिक सिद्धांत हैं उनके द्वारा किया जाता है, जिससे कि एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाए, जिससे कम से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन करके वस्तु को बेचा जा सके। एडवर्टाइजमेंट अगर किया जाए तो उससे क्या बाजार में वस्तु बिकेगी, इन सब बातों का विश्लेषण बाजार विश्लेषण के अंतर्गत आता है। वस्तु की कीमत, और वस्तु की कीमत भी विभिन्न प्रकार के जो बाजार हैं उसमें होती है। पूर्ण प्रतियोगिता है, अपूर्ण प्रतियोगिता है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन है, ओलिगोपोली है, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली है। अलग अलग प्रकार से वस्तुओं की कीमत का निर्धारण किया जाता है। वैसे मांग और पूर्ति के साम्य द्वारा वस्तुओं की पूर्ति का निर्धारण किया जाता है, लेकिन मूल्य नीति का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले तो कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट हो, और जो प्रतिद्वंदी हैं उस फर्म या उद्योग के, उनका वो कितना प्रभावित कर रहे हैं, इसको देखना आवश्यक है। तो कीमत विश्लेषण भी इसमें शामिल किया जाता है। इसका तकनीक का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि किस तकनीक का चुनाव किया जाए, कौन सी तकनीक अपनाई जाए। जैसे अभी हाल में देखा जाए तो जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें जो नवीन परिवर्तन हुए हैं वो बाहरी देशों से आए हैं, विदेशी बैंकों से आए हैं। बैंकिंग भी एक प्रकार की इंडस्ट्री है, बीमा भी एक प्रकार की इंडस्ट्री है, पर्यटन भी एक प्रकार की इंडस्ट्री है। तो उसमें जो टेक्निक्स जो बदली है, जो इनोवेटिव टेक्निक्स आई है, उसका प्रभाव पड़ा है। तो तकनीक का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है औद्योगिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत। नवीन तकनीक का प्रयोग होना आवश्यक है, जिससे कि जो है वो गुणवत्ता वस्तुएं और कम से कम लागत पर उपलब्ध हो सके, क्योंकि अभी मशीनी युग है जिसमें टेक्निक में निरंतर रूप से परिवर्तन होता जा रहा है। अन्य महत्वपूर्ण इसमें पक्ष है स्थानीयकरण, यानी लोकेशन। जो फर्म या उद्योग लगाया जा रहा है उसकी लोकेशन कहां हो। अगर फर्म और इंडस्ट्री ऐसी जगह लाई जाती है जहां पर रॉ मटेरियल
आसानी से उपलब्ध हो जाता है या बहुत अधिक दूर है तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से टोटल कॉस्ट पर प्रभाव पड़ता है। तो यह स्थानीयकरण बड़ा आवश्यक है। पर स्थानीयकरण में भी यह देखना होगा कि सरकार की नीति इसमें क्या है। कई बार ऐसा होता है किसी विशेष जगह स्थापना इंडस्ट्री की करनी होती है, जैसे केमिकल इंडस्ट्री है, वो एक विशेष जगह ही उसको स्थापना करनी होती है, क्योंकि वो उससे जो गैस निकलती है, उससे प्रदूषण जो होता है, उससे जनसंख्या को हानि होने की संभावना होती है। तो ये सभी प्रकार की जो तत्व हैं, इनको देख के स्थानीयकरण जो है वो किया जाता है, लोकेशन निर्धारित की जाती है। इनका पूर्ण रूप से अध्ययन करना आवश्यक है औद्योगिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र एवं प्रकृति के अंतर्गत। इसका उत्पादकता एवं कुशलता। उत्पादकता अधिकतम हो और जो विनियोजित पूंजी है उसका पूर्ण दोहन हो, उसके लिए आवश्यकता है कि अलग अलग जो उत्पादन के साधन हैं उनकी उत्पादकता का मूल्यांकन किया जा सके। जैसे विनियोजन पूंजी की उत्पादकता, इसका मूल्यांकन होना आवश्यक है। वास्तव में जो विनियोजित पूंजी है उससे उत्पादकता बढ़ी है नहीं है, उसका कितना सहयोग रहा है, श्रम का उत्पादन में कितना सहयोग रहा है, मशीन के उत्पादन में कितना सहयोग रहा है, कच्चे माल की उत्पादकता क्या है, यह अलग से विश्लेषण के माध्यम से औद्योगिक अर्थशास्त्र इसको निकालने में मदद करता है। इसके अलावा एफिशिएंसी, जो इनपुट है और आउटपुट है उसकी स्थिति क्या है। इनपुट जो कॉस्ट है वो कम होना चाहिए और आउटपुट अधिकतम होना चाहिए, यानी कम से कम लागत पर अधिकतम मात्रा में उत्पादन होगा, तभी जो है उस फर्म या उद्योग की एफिशिएंसी अच्छी मानी जाएगी। तो यह भी विश्लेषण के अंतर्गत आता है। इसके अलावा औद्योगिक श्रम, लेबर। आज देखा जाए तो विकसित राष्ट्रों में जो औद्योगिक श्रम है वो हमारे देश की अपेक्षा अधिक कुशल है, क्योंकि उनका जो कार्य करने का तरीका है और कार्य करने की जो क्षमता है और कार्य करने के जो घंटे हैं वो उससे अधिक औसत उत्पादन वो कर लेते हैं। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें एक एजुकेशन भी हो सकता है, कुशलता भी हो सकती है और तकनीक भी हो सकती है, जिसका कि आगे अपन और अध्ययन करेंगे। तो इसका विश्लेषण भी औद्योगिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा औद्योगिक वित्त, इंडस्ट्रियल फाइनेंस। पर्याप्त मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होना जरूरी है किसी भी उद्योग या फर्म की स्थापना करने के लिए। तो पूंजी कहां से ली जाएगी? बैंक से ली जाएगी या इक्विटी शेयर कैपिटल से ली जाएगी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से ली जाएगी? इन सब बातों का विश्लेषण औद्योगिक वित्त के अंतर्गत किया जाता है। पूंजी की कमी जो है वो उद्योगों के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। इसके अलावा औद्योगिक विविधीकरण। आज देखा जाता है कि एक उद्योग कई प्रकार के उत्पादन करता है इस प्रतिस्पर्धा के युग में, कंपटीशन में लगे रहने के लिए। जैसे पतंजलि है, तो पतंजलि उद्योग जो है मेडिसिन भी की सुविधा भी देता है, चिकित्सा की सुविधा भी उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा जो है मेडिटेशन भी करवा रहा है। इसके अलावा कंज्यूमर गुड्स भी प्रदान कर रहा है। इस तरह की और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि विविध प्रकार के जो फील्ड है उसमें वो उत्पादन कर रही है या सेवाएं दे रही है। अगला है सीमित साधन तथा उनका वैकल्पिक प्रयोग और उनके द्वारा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का लक्ष्य या निर्णय की समस्या। इसकी व्याख्या जो है रॉबिन्सन ने की है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्क्वायर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। हमारे पास जो साधन है वो सीमित है और हमारा जो उद्देश्य है वो बड़ा है। तो साधन और उद्देश्य के बीच के संबंध
को स्थापित करते हुए तथा जो उसके साधन के वैकल्पिक जो प्रयोग हैं उसको देखते हुए अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना, ये एक प्रकार से अर्थशास्त्र कहलाता है। और इसके लिए जितने प्रकार के पक्षकार हैं, चाहे वो उपभोक्ता हो, चाहे वो उत्पादनकर्ता हो, चाहे वो सरकार हो, इन सभी के पास जो साधन है वो सीमित है और ये सभी चाहते हैं उस साधन से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। अगर वर्तमान में अध्ययन किया जाए तो औद्योगिक अर्थशास्त्र का अध्ययन सभी पक्षकारों के लिए, जिसमें फर्म, उद्योग, समाज, सरकार के लिए मददगार है। उपभोक्ता क्या चाहता है कि अपनी आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। ये आय का इस प्रकार से वो विभाजन करता है, इस प्रकार से वस्तु खरीदता है उपयोगिता दृष्टिकोण के आधार पर, जिसके से उसे अधिकतम मात्रा में संतुष्टि प्राप्त हो। यह अपन पढ़ चुके हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में। इसी तरीके से एक उत्पादनकर्ता के पास भी सीमित साधन होते हैं, चाहे वो उत्पादन के जो साधन है, श्रम, पूंजी, भूमि, साहस, संगठन है, चाहे वो उसके पास एक स्थान है। वो भी ये चाहता है उनसे अधिकतम लाभ कमाने की उसके सामने चुनौती रहती है। उसके सामने समस्या रहती है क्या उत्पादन करे, कैसे करे, मतलब कौन सी तकनीक अपनाए, कितना करे, कितनी मात्रा में करे, ज्यादा हो जाए तो नहीं बिके, कहां करे, मतलब किस स्थान पर करे, कौन कौन से साधनों से करे। अब इन सभी के लिए उसे निर्णय लेने होते हैं ताकि वो अपने साधनों से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके। तो ये सब औद्योगिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी तरह सरकार को भी निर्णय लेना होता है कि क्या उत्पादन करे। मान लीजिए गन का उत्पादन करे या ब्रेड का उत्पादन करे। अगर गन का उत्पादन करे तो कौन कौन से साधनों से करे, कहां पर करे, और उसके लिए जो ब्रेड का उत्पादन उसको खोना पड़ेगा, उससे क्या क्या हानि हो सकती है, ये सब निर्णय सरकार को लेने होते। तो सरकार अपनी औद्योगिक नीति या अन्य नीति का निर्धारण इस प्रकार से करती है जिससे कि राष्ट्रीय हित अधिकतम हो। यानी जितने प्रकार के देश में फर्म और उद्योग हैं उनसे संबंधित जितने प्रकार की नीति का निर्धारण सरकार करती है तो इस तरीके से करेगी जिससे कि समाज का अधिकतम मात्रा में है तो, राष्ट्र का अधिकतम मात्रा में है तो ऐसे उद्योगों को पनपाएगी, ऐसे स्थानों पर उद्योगों को लगाएगी जिससे क्षेत्रीय विकास हो, संतुलित विकास हो, आर्थिक विषमताएं कम से कम हो, रोजगार में वृद्धि अधिकतम मात्रा में हो तथा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या पर कैपिटा इनकम है वो अधिक मात्रा में बढ़े और विदेशी आय भी अधिकतम मात्रा में हो, एक्सपोर्ट बढ़े, इंपोर्ट कम हो। तो ये सब औद्योगिक नीति का भी सरकार के हिस्सा होता है। ये भी औद्योगिक अर्थशास्त्र के स्कोप के अंदर ही आता है। इसके अलावा औद्योगिक अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र के समान होते हुए भी इससे भिन्न है, यह अलग बिंदु है। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने कहा कि औद्योगिक अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र के समान ही है, लेकिन देखा गया है कि यह व्यष्टि अर्थशास्त्र से अलग है। इसका समर्थन कि औद्योगिक अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र ही है, ये जे.जी. स्टिगलर ने अपने लेख में इसका समर्थन किया है। दोनों में समानता होते हुए बहुत सारी भिन्नता है। वो क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य अधिकतर लाभ कमाना है, जबकि औद्योगिक अर्थशास्त्र में लाभ के अतिरिक्त सामाजिक हित भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें देखा जाता है कि पर्यावरण को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, कई उद्योगों की स्थापना से पर्यावरण को नुकसान तो नहीं हो रहा, कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत तो नहीं आ रही, जल प्रदूषण तो नहीं हो रहा, वायु प्रदूषण तो नहीं हो रहा, ये सब इसमें शामिल किया जाता है। तो इसमें जो है सामाजिक हित भी जुड़ा होता है, जबकि
व्यष्टि अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादक वितरण के व्यापक रूप का अध्ययन नहीं किया जाता, जबकि औद्योगिक अर्थशास्त्र में व्यापक रूप का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो उत्पादन संबंधित हो चाहे वो वितरण से संबंधित हो। पर्यावरण सक्षमता एक महत्वपूर्ण पहलू औद्योगिक अर्थशास्त्र में शामिल है। आखिरी है औद्योगिक अर्थशास्त्र प्रबंध अर्थशास्त्र के समान होते हुए उससे भिन्न है। कई अर्थशास्त्री कहते हैं प्रबंध अर्थशास्त्र और औद्योगिक अर्थशास्त्र समान है, तो यह क्या समान है या भिन्न है? जैसे मांग विश्लेषण, लागत विश्लेषण, लाभ विश्लेषण औद्योगिक अर्थशास्त्र में शामिल है और प्रबंध अर्थशास्त्र में भी शामिल है, तो क्या दोनों एक हैं? ये एक नहीं है, क्योंकि प्रबंध अर्थशास्त्र में माना जाता है कि फर्म अधिकतम लाभ कमाना चाहती है तो उसी के अनुसार अपने नियम बनाती है, प्रक्रिया बनाती है तथा निर्णय लेती है, जबकि औद्योगिक अर्थशास्त्र में औद्योगिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है तथा उसी के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। यानी जो प्रबंध अर्थशास्त्र है वो आदर्शवाद पर आधारित है, जबकि औद्योगिक अर्थशास्त्र वास्तविकता पर आधारित है, कल्पना पर आधारित नहीं है, जिसका कि समर्थन PWS एंड्रयूस ने अपने लेख में किया है और कहा है कि औद्योगिक अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान कहा है, जिसमें वास्तव में क्या होता है यह देखा जाता है, कल्पना पर विश्वास नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से औद्योगिक अर्थशास्त्र और प्रबंध अर्थशास्त्र समान होते हुए एक दूसरे से भिन्न है। तो जितने प्रकार के अपन ने अभी तक बिंदु करे, जिसमें कि औद्योगिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र एवं प्रकृति की जो व्याख्या की गई है, जैसे प्रथम स्लाइड में आपने देखा, उन सभी बिंदुओं को अपन ने कवर कर लिया। अतः संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि औद्योगिक अर्थशास्त्र में व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र दोनों का अध्ययन शामिल है। यह औद्योगिक प्रबंधक के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें उद्योगों के हित तथा सार्वजनिक हित जुड़ा हुआ है और इसके द्वारा व्यवसाय के सभी तत्वों का विश्लेषण किया जाता है। आप एमकॉम प्रीवियस EFM के विद्यार्थियों ने ये वीडियो देखा, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।